गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज क्लास 11th में आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमें जैसे ये पैरेललोग्राम है, हमने ये मान लिया कि ये पैरेललोग्राम है। सो अगर दो वेक्टर के बीच में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, दो वेक्टर अप्लाई हो रहे हैं, मीन्स एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। ठीक है, सो दोनों वेक्टर को हमें कंसीडर करना होता है कि वो दोनों वेक्टर एक पैरेललोग्राम की दो साइड्स हैं और वो दोनों पॉइंटिंग आउटवर्ड्स हो रही है, मीन्स एक पर्टिकुलर पॉइंट से बाहर निकल रही है और उनके बीच के एंगल जो है वो थीटा है। तो बच्चों होगा क्या, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, मीन्स ये जो डायगोनल होगा ये रिजल्टेंट देगा, इन दोनों का क्या देगा, रिजल्टेंट। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हमें राइट एंगल ट्राइंगल बनाना होता है। तो मैं ये कंसीडर कर सकता हूँ कि जो बी वेक्टर है ये पैरेलली यहाँ आ गया, ये पैरेलली यहाँ आ गया बी वेक्टर। अच्छा, अगर ये थीटा है तो बच्चों ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से परपेंडिकुलर मैंने यहाँ डाल दिया। अच्छा, बी के दो कंपोनेंट आ गए, दैट इज बी कोस थीटा और बी साइन थीटा। अब आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा, ये जो बड़े वाला राइट एंगल ट्राइंगल है, मीन्स ये वाली साइड आपको पता चल गई ए प्लस बी कोस थीटा और परपेंडिकुलर वाली साइड पता चल गई बी साइन थीटा और ये 90 डिग्री है ही, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब राइट एंगल ट्राइंगल प्रॉपर्टी आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का स्क्वायर आ गया आपका बेस का स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। सो होल स्क्वायर यहाँ पे खोलेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा आपका, दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे बी स्क्वायर हमें कॉमन लेना है तो बी स्क्वायर कॉमन लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। मैं जानता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। सो ये हो जाएगा रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस इंटू 1, क्योंकि इसकी जगह पे 1 रख देंगे तो इंटू 1 प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। रिजल्टेंट आ गया हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। बिल्कुल सेम वही चीज़ आ गई जो राइट एंगल जो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आई थी, बिल्कुल सेम डिटो वही चीज़ आ गई। अब इसमें डायरेक्शन आपको चाहिए तो भाई रिजल्टेंट जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से या हॉरिजॉन्टल वेक्टर से अल्फा एंगल बना रहा है, ये आप मान लो। इस पर आप tan थीटा अप्लाई कर दो, मीन्स tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। सो tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है, दैट इज बी साइन थीटा, दैट इज बी साइन थीटा अपॉन में, और बेस कितना है, दैट इज ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, सो ये आपका आ जाएगा डायरेक्शन ऑफ दैट रिजल्टेंट वेक्टर विद द वेक्टर ए। So this is all about vector addition by the parallelogram law of method। अब इसमें केसेस हैं, कुछ केस फर्स्ट, जैसे कि मैंने ट्राइंगल लॉ में बताया था, केस फर्स्ट अगर थीटा 0 हो जाए तो बच्चों दोनों ही वेक्टर एक डायरेक्शन में हो जाए तो सिंपली रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, ये आपका कोस 0 1 आएगा तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट होल स्क्वायर से होल स्क्वायर, रिजल्टेंट हो जाएगा ए प्लस बी। मीन्स अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो सिंपली आप दोनों वेक्टर को ऐड कर सकते हो। केस सेकंड, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। केस सेकंड क्या है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स आप यहाँ पे कोस 180 रखोगे तो -1 आ जाएगा और रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, अंडर रूट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा 2 से तो r इज इक्वल टू a माइनस बी आ गया। ठीक है बच्चों, अब केस थर्ड देख लेते हैं हम लोग। केस थर्ड में क्या करना है आपको, केस थर्ड में आपको जो है थीटा की वैल्यू 90 लेनी है और दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। कोस 90 कितना होता है, 0 होता है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 0। सो ये आपका रिजल्टेंट आ गया। और तीनों केस में डायरेक्शन आपको चाहिए तो डायरेक्शन भी आप निकाल सकते हो, मीन्स tan ऑफ अल्फा। बच्चों थीटा इज इक्वल टू 0 यहाँ रखोगे तो ये 0 हो गया, मीन्स रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है वो 0 डिग्री एंगल बना रही है दोनों वेक्टर से ही।
ओके, अब इसमें देख लेता हूँ मैं tan अल्फा 180 में, सो साइन 180 ये भी 0 हो जाएगा, मीन्स दोनों वेक्टर से रिजल्टेंट जो है वो कितना एंगल बना रहा है 0, मीन्स दोनों में से किसी एक वेक्टर से जो ज़्यादा होगा उससे। अब कोस 90 अगर देख लेते हैं हम तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी, b इंटू साइन 90 1 हो जाएगा, प्लस a प्लस b इंटू कोस ऑफ 90 0, सो tan ऑफ अल्फा आ गया b बाई a। इसमें कोई दिक्कत है तो जो बताओ मुझे। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ गया होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नल वेक्टर की। ठीक है बच्चों, नल वेक्टर क्या होता है बच्चों? नल वेक्टर जो है दैट इज नल वेक्टर और ज़ीरो वेक्टर। नल वेक्टर वो है जिसका मैग्नीट्यूड तो ज़ीरो होता है, मैग्नीट्यूड तो ज़ीरो है, लेकिन जो डायरेक्शन है उसकी नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन है, मीन्स उसकी डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, कोई भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो सकती है। जैसे जीरो वेक्टर, अगर मैं ये जीरो वेक्टर लिखूं तो इसका मैग्नीट्यूड तो आपको पता है जीरो है, लेकिन इसकी डायरेक्शन तो नहीं पता ना आपको, वो आप कुछ भी मान सकते हो, इधर मान लो चाहे इधर मान लो, कोई भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन आप मान सकते हो। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं किसी भी वेक्टर को अगर आप उसके नेगेटिव वेक्टर के साथ ऐड करो तो जो वेक्टर आता है वो जीरो वेक्टर आता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं एक इस तरीके से भी समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहे हैं, दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल है और दोनों ने कैंसिल आउट करके नेट रिजल्टेंट जीरो बचा। जो रिजल्टेंट जीरो वेक्टर बचा है बच्चों, उस जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो पता है लेकिन डायरेक्शन नॉट डिफाइन है, डायरेक्शन कुछ है ही नहीं। सो अब हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी है किसी भी वेक्टर के साथ आप जीरो वेक्टर को ऐड करोगे तो वो सेम वेक्टर आ जाएगा। किसी भी वेक्टर को आप जीरो से सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे तो सेम वेक्टर आ जाएगा। अगर किसी भी वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करोगे जीरो वेक्टर के साथ तो जीरो वेक्टर ही आएगा। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है अगर आप किसी एक वेक्टर के साथ n1 की मल्टीप्लाई करते हो और n2 की मल्टीप्लाई किसी दूसरे वेक्टर के साथ करते हो और दोनों को इक्वल रख देते हो और आप ये भी बोलते हो कि n1 n2 के इक्वल नहीं है। दूसरी चीज a वेक्टर एंड b वेक्टर आर नॉट इन सेम प्लेन, सेम प्लेन। तो बच्चों आप खुद ही सोचो कि एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर कुछ ऐसे है, दोनों वेक्टर के साथ मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई करने के बाद भी वो किसी भी कंडीशन पे एट ऑल दे कांट बी इक्वल टू ईच अदर। सो किस कंडीशन में ये पॉसिबल है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों अलग अलग प्लेन में हैं और मैग्नीट्यूड की कुछ नंबर्स की मल्टीप्लाई करके वो उनके मैग्नीट्यूड वो वेक्टर दोनों इक्वल हो जाए। तो वो एक ही कंडीशन में हो सकता है, ए वेक्टर भी और बी वेक्टर भी, जब दोनों के दोनों क्या हों, जीरो वेक्टर हों या जीरो वेक्टर हों, तो उसी कंडीशन में ये पॉसिबल हो सकता है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद हम बच्चों बात कर लेते हैं कि आपने देखा होगा कि एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन इन आवर डे टू डे लाइफ, मीन्स फ्रिक्शन हमें कहाँ हेल्प करता है डे टू डे लाइफ में। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर ऑफ रिजोल्यूशन। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर ऑफ रिजोल्यूशन, एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर ऑफ रिजोल्यूशन। सबसे पहले हम ये रिजोल्यूशन देख लेते हैं। अच्छा, किसी भी वेक्टर को रिजोल्व कैसे करते हैं और उसका एप्लीकेशन हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक उसके बाद करेंगे। सो फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, कोई वेक्टर ए है और ये वेक्टर ए थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से। सो बच्चों आप इसके दो कंपोनेंट ले सकते हो, एक तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में और एक वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। मीन्स एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हो जाएगा ए कोस थीटा और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में हो जाएगा दैट इज ए साइन थीटा। मीन्स एक्स कंपोनेंट आ गया दैट इज ए कोस ऑफ थीटा और वाई कंपोनेंट आ गया दैट इज ए ऑफ साइन ऑफ थीटा। तो इसको हम ये भी बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। अगर आप
फिर से क्या करोगे, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर करके आप ऐड कर दोगे और अंडर रूट ले लोगे तो फिर से मैग्नीट्यूड a आ जाता है। तो इस चीज़ का आप खास तौर पे ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, राइट एंगल पे होते हैं दोनों के दोनों वेक्टर। सो एप्लीकेशन ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आप एक बार देखेंगे, मीन्स जो हम रिजोल्व करते हैं वेक्टर्स को, उसका हमारी डे टू डे लाइफ में कहाँ यूज़ है। सो फर्स्ट एप्लीकेशन है नंबर 1, वॉकिंग। बच्चों जो आप वॉक करते हो, मीन्स आप जो ज़मीन पे चलते हो, आप किसकी हेल्प से चलते हो। फॉर एग्जांपल ये आपका पैर है, ठीक है। सो आप इस तरीके से फोर्स लगाते हो, F फोर्स। अब आपने अगर एक्शन लगाया तो उसका रिएक्शन भी आपके ऊपर लगेगा, ज़मीन ने आपके ऊपर रिएक्शन R लगा दिया। सो मैं मान लेता हूँ ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। सो F का एक कंपोनेंट आ गया, दैट इज F कोस थीटा, दैट इज F कोस थीटा, और ये हो जाएगा F साइन थीटा, और ये कंपोनेंट हो गया R कोस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो गया R साइन थीटा। अब आपको नीचे की डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक mg भी लेना है, तो आपको एक चीज़ तो कंफर्म हो गई होगी ना तो आप ऊपर जा रहे हो ना नीचे ज़मीन में, तो ये तो वर्टिकल कंपोनेंट्स तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। मीन्स R साइन थीटा इज इक्वल टू mg प्लस F साइन थीटा, ठीक है। सो एक तो जो वेट है वो तो बैलेंस हो गया कंपोनेंट्स की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों कि आप आगे किस कंडीशन पे चल सकते हो, मीन्स provided that you will have to maintain r sin theta value more than the f cos theta। मीन्स जब आपका ये जो फॉरवर्ड फोर्स है, दैट इज f cos theta जो आपके ऊपर लग रहा है, r cos theta जो आपके ऊपर लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अगर वो ग्रेटर देन है f cos theta, तो बच्चों आप आगे चल पाओगे, मीन्स आप इजीली आगे की तरफ मूव कर पाओगे। तो ये कंडीशन होती है वॉकिंग की। और ये भी देखो किस वजह से हो पा रहा है, हम जो रिजोल्यूशन ऑफ फैक्टर करते हैं यहाँ पे, उसकी वजह से, कंपोनेंट ऑफ फैक्टर्स की वजह से। सेकंड है टू पुल एन ऑब्जेक्ट इज इजियर देन पुश। मीन्स किसी ऑब्जेक्ट को पुल करना इजी है देन कि उसको पुश करना। एक बार हम इसको प्रूव करके देख लेते हैं बच्चों। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को मैं इस तरीके से आर फोर्स से खींच रहा हूँ, ठीक है, थीटा एंगल पे। सो और इसका मास कितना है, mg है, mg। इस पे एक नॉर्मल लग रहा है, रिजल्टेंट इस पे एक नॉर्मल f मान लेते हैं, f को f फोर्स से खींच रहा हूँ, रिजल्टेंट इस पे r लग रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। सो f के दो कंपोनेंट आ गए, दैट इज f कोस थीटा, और ऊपर की तरफ आ गया f साइन थीटा। तो r प्लस f साइन थीटा बैलेंस करेगा mg को, r प्लस f साइन थीटा बैलेंस करेगा mg को। यहाँ से रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई mg माइनस का f साइन थीटा। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है बच्चों, जो फ्रिक्शन फोर्स इसकी मोशन का जो अपोज करेगा ना, वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू इंटू आर। मीन्स फ्रिक्शन की वैल्यू है एफ आर इजल टू म्यू आर। अब बच्चों आप खुद ही देखो, आप जब पुल करते हो तो जो आपका जो नॉर्मल फोर्स है वो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, एफ साइन थीटा से कम हो जाती है, तो कम वैल्यू आप यहाँ रखोगे, अपने आप फ्रिक्शन कम हो जाएगा और ये इजी हो जाएगा इसको पुल करना, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, अगर आप किसी चीज़ को पुश करते हो, मीन्स आप इस तरीके से पुश कर रहे हो, आप इस तरीके से पुश करते टाइम आप नीचे की तरफ ही थोड़ा धक्का लगाते हो, मीन्स पुश करते हो, तो f के दो कंपोनेंट आ गए, दैट इज f cos थीटा और f साइन थीटा, और mg तो इसमें लग ही रहा है नीचे की तरफ, और r ऊपर लगेगा, तो r आ गया mg प्लस f साइन थीटा। अब आप खुद ही देखो, r जो नॉर्मल फोर्स है वो ज़्यादा हो गया mg से, मीन्स f साइन थीटा उसमें ऐड हो गया, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, म्यू इंटू r होता है। सो r की वैल्यू जो है वो r की वैल्यू जो वो ज़्यादा हो गई, तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा हो गया, फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा तो इसको पुश करना बहुत हार्ड हो जाएगा, इसको आगे कैरी करना। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा बच्चों। थैंक यू वेरी मच।